हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं मैट्रिक व इंटर बोर्ड परीक्षा के में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज के इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का प्रश्न है। और यह चैनल जो है बिल्कुल मैट्रिक व इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के लिए बनाया गया है। तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए हम आज आपको कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे जो निश्चित रूप से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, अर्थात 2023 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न को अंत तक देख लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। यदि यह प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट करके बता दीजिए। तो आज के वीडियो में हम 1 से 10 वैसे प्रश्न बताएंगे जो बिल्कुल निश्चित रूप से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछा जाने वाला है। तो यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, अर्थात लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम इसके उत्तर जान लेते हैं। तो दिया हुआ है कि पेंट करने से लोहे के पदार्थ के ऊपर ही भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे की उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। अर्थात कहा जाए तो लोहे की वस्तुओं को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उस पर जंग नहीं लग पाए। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अर्थात दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको इतना पता होना चाहिए कि हर साल जो होता है 60% पुराने प्रश्न होते हैं और 40% नए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल नए प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो दिया हुआ है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। अर्थात समझिए कि जो आपको नाइट्रोजन जो रखा जाता है, तो आपको जो पदार्थ होता है तो नाइट्रोजन युक्त वस्तु में इसलिए रखा जाता है ताकि वह उपचयन न हो सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने से विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने से विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका सही उत्तर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर लेता है, इसलिए जो होता है विलयन का रंग बदल जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं और सुने हैं, देखे भी है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का क्या होता है, भूरे रंग का हो जाता है। और लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को विस्थापित कर देता है, यही कारण है कि विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, अर्थात उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है कि वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए फिर से एक बार और समझते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या क्या करते हैं, घटाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे में एफयू उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन को हाइड्रोजन परमाणु के क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन किया जाए तो यह पता चल सकता है कि उत्प्रेरक हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम लोग देख रहे हैं कि यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, वायु में जलाया जाता है। तो आप लोग देख पा रहे थे कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो सुन लिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, इसे हटाने के लिए क्या किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल पूछे जाते हैं। तो दिया हुआ कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इसमें है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करते हैं, अपने साथ विस्थापित कर लेते हैं, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है बिल्कुल स्पष्ट, Fe प्लस CuSO4 का अभिक्रिया जब करा रहे हैं तो Fe जो है SO4 के साथ विस्थापित करके FeSO4 बना लिया और वही आपका कॉपर बिल्कुल बाहर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर दिया हुआ कि वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है, अर्थात एक बड़ा यौगिक कोई टूटता है और एक से अधिक यौगिक का क्या करता है, निर्माण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है बिल्कुल आपका 2KClO3 अर्थात KClO3 जब विभाजित हो रहा है तो यहाँ दो पार्ट में हो रहा है, पहला वाला KCl और दूसरा हो रहा है ऑक्सीजन अर्थात O2। ठीक है, इसको संतुलित कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दिया हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यह प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो हम लोग इसका उत्तर देख पा रहे हैं कि दिया हुआ कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारलों और उत्पादों में भिन्न भिन्न अर्थात विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित होना भी चाहिए। अर्थात बता दें कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों के दोनों तरफ अर्थात यौगिक के तत्व जो होता है उसको दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, तो इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, तो इस अविलय पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले